हेलो डियर स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और उसके दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट का डिस्कशन हमने कर लिया है। अब इस लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं रेफरेंस के फॉर्म में किसी दूसरे चैप्टर में यूज़ होते होंगे, या फिर उन कंपाउंड्स को यूज़ लेते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एनालिटिक केमिस्ट्री जिसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ उन कंपाउंड्स को यूज़ लिया जाता होगा। तो वो हमें एज ए रेफरेंस कहीं ना कहीं रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं डी ब्लॉक के अलावा उन चैप्टर्स में उनका रेफरेंस आने वाला है। तो उन्हें हम यहाँ पर जो भी सिलेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स के भी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं सिर्फ उनको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक साल्ट जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारे, वो साल्ट है FeSO4.7H2 फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है। और ये जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है इसको बोलते हैं हम ग्रीन विट्रॉल। विट्रॉल जो है वो 3 टाइप के विट्रॉल होते हैं। एक आयरन का सल्फेट है, ये ग्रीन विट्रॉल होता है। Fe की जगह Zn होता, उसको भी यही बता देता हूँ। अगर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है ZnSO4.7H2, तो ये वाइट कलर का है, तो इसको हम बोलते हैं वाइट विट्रॉल। ये वाइट विट्रॉल है। और एक विट्रॉल वो तो बहुत ही फेमस है जिसके बारे में आप जानते हो पहले से, और वो कौन सा है? ब्लू विट्रॉल, जिसका फॉर्मूला CuSO4, कॉपर सल्फेट, बहुत ही फेमस साल्ट है ये तो। .5H2 5 हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं एंड इट इज़ नॉन एज ब्लू विट्रॉल। इसको हम ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। नीला थोता नाम सुना होगा आपने, तो नीला थोता या ब्लू विट्रॉल। तो एक ग्रीन विट्रॉल होता है, एक ब्लू विट्रॉल होता है और एक वाइट विट्रॉल होता है। हम बात करेंगे यहाँ ग्रीन विट्रॉल यानी FeSO4.7H2। एक तो सिंपल सा जो आता है इसमें वो आता है कि ग्रीन विट्रॉल पर इफेक्ट ऑफ हीट क्या है। जब आप इसकी हीटिंग करवाते हो तो हीटिंग करवाने पर क्या होगा तो वो चेक कर लीजिए आप। जब आप पहले इसकी हीटिंग करवाते हो तो इसके जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स हैं FeSO4.7H2, तो इसकी हीटिंग से पहले क्रिस्टलाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल, क्रिस्टल में जो जल के अणु थे, जो क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल स्पेस थे, वहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स ने जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर रखा था। तो वो हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स, जल के जो अणु हैं, वो उस क्रिस्टल में किसी इंटरस्टिशियल स्पेस, जो अंतराकाशीय अवकाश है, उसके अंदर स्थित थे। तो जैसे आप इसकी हीटिंग करवाओगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें से रिमूव हो जाएंगे क्रिस्टल में से, और आपका जो क्रिस्टल है वो एनहाइड्रस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका क्रिस्टल? एनहाइड्रस। जब ये हाइड्रेटेड होता है तब ये ग्रीन होता है, तो ये ग्रीन विट्रॉल है। बट जब ये एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, एनहाइड्रस फॉर्म में ये केवल एक आयनिक कंपाउंड होता है, और ओनली आयनिक कंपाउंड होने से ये वाइट कलर का हो जाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं रहती, डी की स्प्लिटिंग नहीं हो पाती। अगर ओनली आयनिक है तो उसमें डी स्प्लिट नहीं होगा, डी स्प्लिट नहीं होगा तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये वाइट कलर का हो जाएगा, जैसे ब्लू विट्रॉल में हुआ करता था। ब्लू विट्रॉल हाइड्रेटेड होता है तो ब्लू होता है, लेकिन उसकी हीटिंग करवा देते हैं, एनहाइड्रस हो जाता है तो वो वाइट हो जाता है। ऐसे ये भी वाइट हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है, जब आप इसकी और फर्दर हीटिंग करवाते हो तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पहले ही बता रखा है। अगर कोई आयोनिक साल्ट, हमें पता है ये कैसा साल्ट हो गया, ये एनहाइड्रस और आयोनिक साल्ट हो गया। आयोनिक साल्ट में क्या होता है, जो कैटाइन होता है, उस कैटाइन की अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो, ये Fe+2 है, कैटाइन के लिए फाई की वैल्यू हाई हो, जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए होता है, पोलराइजिंग पावर हाई होती है। फाई जो है उसके लिए इसकी वैल्यू हाई है, और इसकी वैल्यू हाई है तो ये क्या करेगा, एनाइन को पोलराइज करेगा, और एनाइन को पोलराइज करेगा तो हीटिंग से वो डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तब क्या होगा, ये सल्फेट जो है, इस सल्फेट को
पोलराइज करेगा, स्ट्रांगली पोलराइज करेगा और स्ट्रांगली पोलराइज करके इस एनाइन का ब्रेक डाउन कर देगा। ये एनाइन जब ब्रेक डाउन होगा तो अब एक स्पेशल बात और है, Fe जो +2 है इसके साथ ये जो एनाइन है, ये एनाइन एक ऑक्सीडाइजिंग एनाइन है। ऑक्सीडाइजिंग एनाइन है तो ये क्या करता है, Fe+2 को Fe+3 में भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ सल्फर +6 में था तो फेरस जो थे वो फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो सल्फर का +6 जो है वो थोड़ा कम होगा, +4 तक भी आ जाएगा। तो आयरन जो है वो तो किस में चला जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द फेरिक ऑक्साइड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पर है। आयरन तो है वो तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होना है, +2 से +3 में चला जाएगा। यहाँ इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स होगी, एक ही मोलिक्यूल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, तो दिस इज इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इसका इलेक्ट्रॉन Fe+2 में से निकलेगा और सल्फर के अंदर एंटर कर जाएगा। अब इससे सल्फर जो था वो +6 नहीं रहेगा अब, ठीक है, वो अब +4 में आ जाएगा, तो SO2 गैस की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, सारे सल्फर ही +4 में नहीं जा पाएंगे, कुछ एक सल्फर +6 में भी रहेंगे, ठीक है। तो SO2 और SO3 दोनों गैसों का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साल्ट है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार MCQ में, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट गिव्स बोथ SO2 एंड SO3 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग से हमें SO2 और SO3 दोनों गैस कौन देने वाला है, फेरस सल्फेट, क्योंकि यहाँ पर ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो इंट्रा मोलिक्यूलर, मोलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है सारा काम, इंट्रा मोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, इंट्रा मोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है। तो पहला जो ग्रीन विट्रोल का था वो था हीटिंग करवाते हैं, जब हम इसे गर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाते हैं, तो फिर ये किस तरीके का बिहेवियर शो करता है। सेकंड आप देखिए, इस फेरस सल्फेट का यूज़ लिया जाता है, एक बहुत ही फेमस टेस्ट है और वो टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट है वो है ब्राउन रिंग टेस्ट। इस ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर फेरस सल्फेट को यूज़ लिया जाता है। अब ब्राउन रिंग टेस्ट में जो यूज़ लेंगे हम, उसमें क्या करेंगे उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जो टेस्ट ट्यूब हमारे पास होगी, सपोज ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम जो भी प्रैक्टिकल्स उन प्रैक्टिकल्स को कर लेते हैं। ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है ये स्पेशली किसके लिए किया जाता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है अगर आपके पास कोई गिवन इनऑर्गेनिक साल्ट है, और ये जो इनऑर्गेनिक साल्ट है, इस इनऑर्गेनिक साल्ट में अगर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन प्रेजेंट, कौन से आयन, नाइट्रेट आयन, तो उस नाइट्रेट आयन का आपको ऐसे लग रहा है, आपको ये एक प्रिडिक्शन आपका, आपने ये अनुमान लगाया कि शायद इसमें क्या हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, तो वो नाइट्रेट है या नहीं है उसको कंफर्म तो करना ही पड़ेगा हमें। तो उस नाइट्रेट आयन के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट किया जाता है, और वो जो कंफर्मेटिव टेस्ट है बहुत ही फेमस टेस्ट है ये। इस कंफर्मेटिव टेस्ट को हम ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। अब इस कंफर्मेटिव टेस्ट में करते क्या है, आप 1 बाय 1 चीज़ों को देखते जाइए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, और ये जो एक्वस सॉल्यूशन में इसमें आपके गिवन इनऑर्गेनिक साल्ट को डिसॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप गिवन इनऑर्गेनिक साल्ट को डिसॉल्व करोगे तो इसमें कौन से आयन आ जाएंगे, इसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट रहेंगे। नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन जो होता है वो +5 कंडीशन में होता है। कौन सी कंडीशन में है, नाइट्रोजन +5 कंडीशन में। और जब नाइट्रोजन +5 कंडीशन में होता है तो इसका मतलब इस पर बहुत सा पॉजिटिव चार्ज है। इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जब होता है किसी भी मेटल या नॉन मेटल, ये तो नॉन मेटल हो रहा है, नॉन मेटल पर बहुत सारा पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी वो बहुत ही हाई है, और बहुत ही हाई हो तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो नाइट्रेट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक है, ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है इसको, इलेक्ट्रॉन का लुटेरा है, बहुत अच्छा ये। तो नाइट्रेट को चाहिए इलेक्ट्रॉन, नाइट्रेट में भी किसको चाहिए, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये क्या करें, इसके लिए क्या करें हम, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जो अभी हमने ये समझ लो अभी वहाँ बनाया होगा, एक जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, किसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन लेते हैं हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन यहाँ लेंगे
फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 का हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन लेंगे। अच्छा, अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही क्यों लेना है, पहले के बना हुआ क्यों नहीं यूज ले सकते, ताज़ा ही क्यों बनाना है हमें? वो इसलिए बनाना है कि अगर आपने ये FeSO4 का सॉल्यूशन बना दिया, FeSO4 का सॉल्यूशन बना दिया तो इस सॉल्यूशन में Fe+ टॉइन होंगे। अब अगर आपने इसको थोड़े समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, वहाँ पड़ा रहने दिया, तो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है, ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन यहाँ आएगी और Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर जाएगी। तो फेरस आइन फेरिक आइन में कन्वर्ट हो जाएंगे बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। इसलिए हमें ये पहले का बना हुआ यूज नहीं लेना, हमें क्या करना है, ये हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही यूज लेना होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आपने ये फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें ऐड कर दिया, इस फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को इसमें ऐड कर दोगे तो इस सॉल्यूशन में कुछ फेरस आइन जो हैं वो एंटर कर जाएंगे फेरस आइन, तो Fe+ आइन यहाँ चले जाएंगे। आपको पता है नाइट्रेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नाइट्रेट को चाहिए इलेक्ट्रॉन, और ये नाइट्रेट इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेगा, ये नाइट्रेट इस फेरस में से निकाल सकता है, क्योंकि फेरस के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो फेरिक बन सकता है। बट एक्चुअली इस रिएक्शन को होने के लिए मीडियम का एसिडिक होना जरूरी है, और हमने कोई एसिड इसमें ऐड नहीं किया है। तो अब क्या होगा, जब तक एसिड नहीं आता ये फेरस आइन जो है वो हाइड्रेटेड हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन होगी, और सिंपल सी रिएक्शन ये होगी कि फेरस आइन जो थे, इसके अंदर जो भी फेरस आइन थे वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को लेंगे, और 6 वाटर मॉलिक्यूल को लेकर के क्या कर लेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। उस कॉम्प्लेक्स में Fe के साथ वाटर के मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड के फॉर्म में यहाँ जुड़ जाएंगे, और ये हो जाएगा FeS2O +2 है, एक्वस सॉल्यूशन है, और इसका कोई कलर नहीं है, दिस इज कलर लेस। क्या है ये कलरलेस कंपाउंड यहाँ बनने वाला है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। जब तक आप एसिड नहीं डालोगे तो फेरस आइन और नाइट्रेट आइन के बीच में कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, तो फेरस आइन वाटर के साथ हाइड्रेटेड हो जाएंगे, पहली रिएक्शन ये होगी। अब जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हम ये तो पहले आपने ऐड किया था, अब हम क्या करेंगे, इसमें इस टेस्ट ट्यूब जो है, इस टेस्ट ट्यूब की वॉल के बिल्कुल पास से दीवार के सहारे हम क्या करेंगे, केयरफुली कंसंट्रेट H2SO4 को ऐड कर देंगे। कंसंट्रेट H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स जैसे आप ऐड करोगे, ड्रॉप्स ऐड करते ही ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, दिस सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, ये एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक होते ही क्या होगा, नाइट्रेट का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर था, उस ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बेसिस पर ये फेरस को ऑक्सीडाइज करके फेरिक बनाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ जितने भी फेरस थे, उन्होंने जिन्होंने हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिए थे, कुछ एक ने, वो तो ऑक्सीडाइज होने वाले हैं नहीं, बाकी कुछ फेरस आइन ऐसे भी थे जो हाइड्रेटेड नहीं हो पाए थे। तो जो फेरस आइन हाइड्रेटेड नहीं हो पाए थे, वो फेरस आइन क्या करेंगे, इस नाइट्रेट से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और नाइट्रेट से जब यहाँ ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मीडियम आपने कैसा दे रखा है, मीडियम हमने एसिडिक दे रखा है, तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या, फेरस के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, नाइट्रोजन यहाँ +5 में था, तब इसके इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएंगे तो फेरस ऑक्सीडाइज होकर कौन सा आइन बना देगा, फेरस विल कन्वर्ट इनटू द फेरिक। ओके, और ये जो नाइट्रेट था ये रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होकर के नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। इस ऑक्साइड को क्या बोलेंगे हम, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यहां बन गए हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या काम होगा आगे देखिए। ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, कुछ फेरस आइंस जो हैं उन्होंने हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिए थे, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो एंटर कर जाएगा। तो अब जो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स था जिसमें Fe+2 में है, अभी वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए थे, ये 6 थे, +2 इसके ऊपर चार्ज था, उसके पास नाइट्रोजन का ऑक्साइड वहां चला जाएगा, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड वहां चला गया तो क्या होगा यहाँ Fe, अब 5H2O जो वो 6H2O जो अंदर थे उनमें से एक H2O बाहर निकलेगा, उसकी जगह NO आ जाएगा, तो NO एक H2O को रिप्लेस करने वाला है, तो टोटल जो 6 थे उसकी जगह 5 रहेगा और एक NO वहां आ जाएगा।
चार्ज अब भी वो +2 ही है। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ मैं आपको बताता हूँ। इस कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस यहाँ देखिए ये +2 किसके ऊपर है, आयरन के ऊपर ही है। तो अब इस नाइट्रोजन के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये अपने इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इस Fe को ट्रांसफर कर देगा। Fe को ट्रांसफर कर देगा तो Fe जो +2 था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। तो कुल मिला के क्या हुआ, एनो लिगेंड ने अपने चार्ज को मेटल को ट्रांसफर कर दिया। और जब कोई लिगेंड अपने चार्ज को मेटल को ट्रांसफर कर रहा है तो चार्ज ट्रांसफर से वहां कलर आ जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कलरफुल हो जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में Fe +1 में है, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया तो ये भी +1 में, यानी यहाँ NO जो है वो न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, NO या पॉजिटिव लिगेंड है, ये आपको याद करना होगा। ओके, आयरन +1 में है और यहाँ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। और चार्ज ट्रांसफर जब हो जाता है तो वहाँ कलर आ जाता है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्राउन कलर का है। किस कलर का है, ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बन गया। और ब्राउन कलर का ये कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में ये जो एसिड आकर के जब इसकी लेयर से मिला था तो उस जगह पर जहां ये दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ मिलते हैं वहां पर आपको ब्राउन कलर की एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। ब्राउन रिंग आपको वहां मिलेगी। और ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होने के कारण इसे ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट क्यों बोलते हैं, कारण समझ में आ गया। तो पूरा डिटेल डिस्कशन मैंने यहाँ कर लिया है। ब्राउन रिंग टेस्ट इज डन फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट है या नहीं है दिए गए इनऑर्गेनिक साल्ट में, उसको निश्चित करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक टेस्ट वहां पर करवाना होता है और उस टेस्ट का नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन ले लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालते हैं, यानी Fe+2 आयन हमें चाहिए होते हैं, और फिर मीडियम को एसिडिक करने के लिए कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं। क्या रिएक्शंस वहाँ होती है आपने यहाँ देख लिया। और सबसे स्पेशल बात, आपको ये जो कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या था वो पता होना चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स में NO पर क्या चार्ज है, Fe पर क्या चार्ज है, कलर क्यों आया है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। ये फेरस सल्फेट से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण बातें थी। एक तो गर्म करने पर क्या होता है, हीटिंग से क्या होगा, और दूसरा ब्राउन रिंग टेस्ट में कैसे FeSO4 जो है वो अपना रोल प्ले करता है। अब मैं दूसरे कंपाउंड की ओर बढ़ रहा हूँ, और दूसरा कंपाउंड जो हम ये यूज करने वाले हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है FeCl3 फेरिक क्लोराइड, जिसमें Fe कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe+3 में है। देखिए फेरिक क्लोराइड जो है वो फेरिक क्लोराइड हाइड्रेटेड कंडीशन में होता है, .6H2 ये हाइड्रेटेड कंडीशन में है। और जब आप फेरिक क्लोराइड को हीटिंग करवाते हो तो ये जो फेरिक क्लोराइड है, इस फेरिक क्लोराइड में Fe+3 के स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर होने से क्या होता है, इसमें कोवलेंट करैक्टर आ जाते हैं। तो फेरिक क्लोराइड जो है इसमें थोड़े बहुत कैसे करैक्टर है, कोवलेंट करैक्टर है। और जब कोवलेंट अगर हैलाइड की हम बात करते हैं तो उसमें जब आप हीटिंग करवाओगे तो उसका हाइड्रोलाइसिस जरूर होगा। तो इसका क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। और हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, ये जो Cl है ये OH से रिप्लेस हो जाएंगे। ओके, अब आपको पता है जैसे ही आप इसकी और हीटिंग करवाओगे, हीटिंग तो चल ही रही है, तो हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होते हैं और ये फेरिकाइन है, तो फेरिकाइन क्या करेगा, इसको पोलराइज करेगा और पोलराइज करके और ब्रेक डाउन कर देगा हाइड्रोक्साइड का, और हाइड्रोक्साइड को तोड़ेगा तो Fe2O3 बनने वाला है। फेरिक ऑक्साइड हमें फाइनली मिलेगा। तो जब आप हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड की हीटिंग करवाते हो तो वो एनहाइड्रस नहीं हो पाता। ये एनहाइड्रस नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता एनहाइड्रस, क्योंकि ये कोवलेंट हैलाइड है, तो इसका क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और फाइनली हमें मिलता है उसका ऑक्साइड। ये यार फेरिक क्लोराइड के लिए नहीं है, जो भी कोवलेंट हैलाइड होते हैं, जैसे बेरिलियम का हैलाइड कोवलेंट है, जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो, एल्यूमिनियम का जो हैलाइड है वो कोवलेंट है, तो वहाँ पर एल्यूमिनियम के हैलाइड को या बेरिलियम के हैलाइड को, मैग्नीशियम के हैलाइड को,
ये सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो आपको सीधे याद होनी चाहिए। BeCl2, MgCl2, AlCl3, FeCl3, इन सब को जब भी आप इसकी हीटिंग करवाओगे तो ये एनहाइड्रस नहीं होंगे, बल्कि ये हाइड्रोलाइज होंगे, और हाइड्रोलाइज होकर के फाइनली आपको क्या दे देंगे, ऑक्साइड दे देंगे। क्लियर है ये कहानी। अब ये कोवलेंट है, तो FeCl3 क्या करता है, FeCl3 जब एनहाइड्रस फॉर्म में होता है, वास्तव में जब आप इसे एनहाइड्रस फॉर्म में रखते हो तो एनहाइड्रस फॉर्म में ये डाइमर की रूप में रहता है। एनहाइड्रस FeCl3 की आप बात कीजिए, यहां से भी कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेते हैं। एनहाइड्रस FeCl3 जो कि कोवलेंट है, ये फिर डाइमराइजेशन कर लेते हैं, ये एक FeCl3 है, फिर ये दूसरा FeCl3 है। तो ये क्या करते हैं, ये डाइमराइजेशन के थ्रू लिंक कर लेते हैं एक दूसरे के साथ और डाइमर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। डाइमर की फॉर्मेशन करने के बाद भी यहाँ जब आप देखेंगे तो ये एक नॉन पोलर कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस बॉन्ड के जो मोमेंट थे वो एक दूसरे को कैंसल आउट भी कर देते हैं। समझ में आ गई ये कहानी। तो ये हम FeCl3 की स्ट्रक्चर की भी बात कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको एनहाइड्रस FeCl3 बनाना तो आप बनाओगे कैसे, ये मैं एनहाइड्रस FeCl3 नहीं, एनहाइड्रस BeCl2 के लिए भी बता देता हूँ, एनहाइड्रस AlCl3 के लिए बता सकता हूँ, एनहाइड्रस MgCl2 पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। एनहाइड्रस कंपाउंड बनाने के लिए, इनके एनहाइड्रस साल्ट बनाने के लिए करते क्या हैं, सपोज मुझे FeCl3 बनाना है एनहाइड्रस, तो हम क्या करते हैं, उसका ऑक्साइड लेते हैं। ओके, ऑक्साइड लेकर के उसकी कार्बन के साथ हीटिंग करवाते हैं। कार्बन क्या करेगा, कार्बन उस ऑक्सीजन, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बन इस ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आउट कर देगा। ओके, अब पीछे रह जाएगा हमारे पास Fe। ये Fe क्या करता है, कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बना सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को पास कर देते हैं, तो कार्बन से पहले क्लोरीन उससे रिएक्शन कर लेगा और क्लोरीन उसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो वो FeCl3 बना देगा। तो हम क्या करते हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उन ऑक्साइड को कार्बन के साथ ड्राई क्लोरीन वहाँ होनी चाहिए, ड्राई क्लोरीन जो है उसके पास, उसके ऊपर से जो है पास करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा हाई रखते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, Fe2O3 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर के Fe बना लेगा और वो FeCl2 से रिएक्शन करके FeCl3 बना देगा। अगर मैं यहाँ बेरिलियम लेता हूँ तो बेरिलियम का क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम लेता हूँ मैग्नीशियम का क्लोराइड बनेगा, एल्यूमिनियम लेता हूँ एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनेगा। तो एनहाइड्रस क्लोराइड बनाने का ये सबसे अच्छा मेथड है इनके पास। हाइड्रेटेड तो आप सिंपली बना सकते हो, लेकिन एनहाइड्रस बनाने के लिए आप या तो ये प्रोसेस काम में लीजिए, या फिर आपको क्या करना होगा, इनके हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड को ड्राई क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी बन जाएगी। लेकिन ये बेस्ट मेथड है जो मैंने आपको यहाँ बताया है। तो ये तो हमें तो FeCl3 के बारे में लेना था, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, उसकी हीटिंग इफेक्ट क्या आता है। अब अगर किसी सॉल्यूशन में फेरिकाइन प्रेजेंट है तो फेरिकाइन के लिए टेस्ट फॉर फेरिकाइंस। फेरिकाइंस के लिए हम क्या टेस्ट ले सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत बार देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके सॉल्यूशन में फेरिकाइंस हैं, सपोज FeCl3 वहाँ है, Cl का कोई रोल नहीं है, FeCl3 है तो फेरिकाइन वहाँ होंगे। एक्वस सॉल्यूशन में FeCl3 आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा, तो Fe+3 आपके पास वहाँ होंगे। अगर हम इसकी रिएक्शन, जो फेरिक क्लोराइड वाला जो सॉल्यूशन है, इसकी रिएक्शन पोटेशियम थायोसाइनेट KCNS से करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन पोटेशियम थायोसाइनेट से करते हैं तो इसके साथ जब रिएक्शन होगी, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, इसमें जो फेरिकाइन है, ये फेरिकाइन इस थायोसाइनेट आयन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, Fe के साथ CNS, अब हो सकता है एक ही CNS इसके साथ जो है कंपाउंड बनाते समय जुड़े, तो अगर एक CNS जुड़ेगा तो बाकी की 2 Cl2 जुड़ जाएगी। समझ में आ गई कहानी। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सारी CNS जुड़ जाए, FeCNS होल थ्राइस, पहले ये आएगा, अगर ये ऑप्शन में हो तो हम इसी को टिक करना है। तो तीनों ये भी हो सकते हैं। तो यहाँ फेरिक थायोसाइनेट बन जाएगा,
दिस इज फेरिक थायोसाइनेट। अगर आप फेरिक क्लोराइड की पोटेशियम थायोसाइनेट से रिएक्शन करवाते हो तो ये फेरिक थायोसाइनेट बना सकता है, या फेरिक थायोसाइनेट के साथ कुछ क्लोरीन भी वहाँ, कुछ क्लोराइड भी वहाँ ऋणायन के रूप में रह सकते हैं, नेगेटिव आयन के रूप में वहाँ रह सकते हैं। और ये जो है ये ब्लड रेड कलर का होता है, ब्लड की तरह रेड, इतना रेड होता है ये। तो ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स अगर वहाँ बन रहा है, ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स वहाँ बन रहा है पोटेशियम थायोसाइनेट ऐड करने पर, तो इसका मतलब सॉल्यूशन में फेरिक आयन प्रेजेंट है। फेरिक आयन का टेस्ट हो गया ये, थायोसाइनेट आयन के साथ ये रिएक्ट करके और ब्लड रेड कलर वहां पर जनरेट करता है, ब्लड रेड कलर आपको वहां मिल जाएगा। इसके अलावा एक और फेमस टेस्ट आप देखिए, अगर आपके पास फेरिक आयन है तो फेरिक आयन की रिएक्शन करवाइए आप फेरोसाइनाइड से, FeCN6। यहाँ Fe अगर +2 में है तो यहाँ -4 चार्ज आ जाएगा। Fe अगर कौन से में है, +2 में है, तो यह -4 आ जाएगा। और -4 को यहाँ न्यूट्रल करने के लिए, -4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये आप ध्यान रखिएगा, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, यहाँ आयरन +2 में है और ये हमारे पास आयरन +3 में है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आप देखिए, तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो इसका काउंटर, इस कॉम्प्लेक्स में जो सिंपल कैटाइन था, ये सिंपल कैटाइन फेरिक आयन से रिप्लेस हो जाएगा। फेरिक आयन से रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बनेगा, FeCN6। यहां पर कौन सा चार्ज था, यहां पर +4 था, ओ सॉरी -4 था, हमें पता है पहले -4 था फेरोसाइनाइड में। और अब पोटेशियम को कौन रिप्लेस करने वाला है, फेरिक रिप्लेस करने वाला है, तो Fe+3 आ जाएगा। ओके, तो बाहर जो आयन होंगे वो फेरिक आयन होंगे, अंदर जो आयन होंगे वो फेरस आयन होंगे। काउंटर जो सिंपल आयन होंगे वो तो फेरिक आयन होंगे, और कॉम्प्लेक्स में जो होगा वो फेरस होगा। तो बाहर अगर फेरिक आयन है तो हम बोलेंगे इस कॉम्प्लेक्स को फेरी, ओके, और अंदर फेरस है तो फेरो साइनाइड। ओके, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फेरोसाइनाइड होगा। और ये जो फेरोसाइनाइड ये डीप ब्लू कलर का होता है, जिसे प्रशियन क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। तो प्रशियन ब्लू भी इसी को बोलते हैं, जो कि डीप ब्लू कलर का कंपाउंड है। तो व्हाट इज प्रशियन ब्लू, प्रशियन ब्लू इज फेरोसाइनाइड। बाहर वाला जो आयरन है वो +3 में होता है, इसमें अंदर वाला जो आयरन होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला वो +2 कंडीशन में होता है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज फेरोसाइनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब जब आप इसके फॉर्मूले की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा इसमें, ये बताइए आप। तो ये -4 है तो यहाँ भी +4 होना चाहिए। तो +4 होने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन तो ये हो जाता है कि ये एक पोटेशियम आयन को अपने साथ रख ले, तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है KFe, तो टोटल +4 हो जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स पर -4 था तो FeCN6। तो बहुत जगह आपको पर्शियन ब्लू का ये फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या अगर पोटेशियम आयन को हम नहीं लेते हैं तो 3 को यहाँ नीचे ले लेते हैं, 4 को यहाँ ले लेते हैं। सिंपल जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं वो भी पर्शियन ब्लू का फॉर्मूला हो सकता है। तो वहाँ क्या होगा, Fe4 होगा एंड FeCN6 और ये 3 होगा। तो अगर ये फॉर्मूला आ रहा है तो ये भी पर्शियन ब्लू का ही फॉर्मूला है। पर्शियन ब्लू का जो फॉर्मूला है उसके अंदर बाहर वाला Fe+3 में होना चाहिए, अंदर वाला जो आयरन है वो +2 में होना चाहिए, और कंपाउंड होगा फेरोसाइनाइड। ओके, बाहर फेरी और अंदर फेरो है। अच्छा, इसका रिवर्स बने, वैसे तो यही होता है। सॉल्यूशन में फेरिक आयन है या नहीं है कैसे पता चलेगा, आपका जो एक्वा सॉल्यूशन है उसमें आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालिए। व्हेन वी ऐड पोटेशियम फेरोसाइनाइड इन द एक्वा सॉल्यूशन, if there Fe+3 is present, then we obtained a deep blue color solution। और इसका जो डीप ब्लू कलर आ रहा है वो पर्शियन ब्लू बनने के कारण आ रहा है, और पर्शियन ब्लू क्या है वो आपने यहाँ चेक कर लिया। अच्छा, इसका रिवर्स भी तो हो सकता है ना, अंदर तो बाहर तो जो है वो Fe+2 और अंदर +3 हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप देखें अंदर जो Fe है वो
Fe+3 में हो, और अगर ये +3 में होगा तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 आएगा। ओके, तो फिर काउंटराइन जो होगा और वो अगर +2 हो, बाहर +2 हो, ये वाला भी पॉसिबल हो सकता है। तो फिर इसका क्या नाम हो जाएगा, ये भी इसको बोलेंगे बाहर Fe+2 है तो ये फेरो, बाहर फेरोसाइन है तो फेरो, अंदर फेरिकाइन है तो फेरी, फेरो फेरी साइनाइड, इसको फेरो फेरी साइनाइड हमें कहना पड़ेगा। और जो फेरो फेरी साइनाइड है, इस फेरो फेरी साइनाइड का भी डीप ब्लू कलर है, बट इसको हम पर्शियन ब्लू नहीं बोलते, इसको बोला जाता है टर्न बुल्स ब्लू। क्या बोलते हैं इसको? इसको टर्न बुल्स ब्लू बोलते हैं। एक होता है पर्शियन ब्लू, एक होता है टर्न बुल्स ब्लू। टर्न बुल्स ब्लू जो होता है वो फेरो फेरी साइनाइड होता है, बाहर Fe+2 होता है, अंदर Fe+3 होता है। और इसका जस्ट रिवर्स हो, बाहर +3 हो, अंदर +2 हो, तो उसको हम फेरी फेरोसाइनाइड बोलते हैं, और ये पर्शियन ब्लू होता है। ये जो चार्ज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इस चार्ज का ही पूरा रोल होता है आगे कि फेरिकाइन कौन से हैं, फेरोसाइन कौन से हैं, उन सबको हमें वहां पे ध्यान रखना होता है। ये बात होगी हमारी किसकी, ये होगी फेरिक क्लोराइड और फेरिकाइन से रिलेटेड, जो कि हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में परेशान करता है। एक और कंपाउंड जो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको परेशान करेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में परेशान करेगा, वहां आपको उस लिगेंड के फॉर्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी, उसे मैं यहां क्लियर करता हूं, और वो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। नेक्स्ट हेडिंग आप यहां लिख लीजिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो अब हम बात करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की। ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या है और क्वालिटेटिव एनालिसिस में कहां ये यूज होने वाला है, ठीक है। तो वो देखिए आप, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला देखिए आप, इसमें जो Fe है उस Fe के साथ 5 साइनाइड लिगेंड्स होते हैं और एक लिगेंड होता है NO, एक NO लिगेंड भी यहां होता है, ठीक है। अब यहां आप देखेंगे कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर +2 चार्ज है। कितना चार्ज है इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर? +2 चार्ज है। फेरी Fe के साथ 5 साइनाइड लिगेंड्स और एक कौन है? NO लिगेंड है, और टोटल +2 चार्ज बच रहा है। +2 चार्ज बच रहा है, इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि 5 CN थे, तो इसका मतलब 5 तो इसके अंदर नेगेटिव था, तो इसका मतलब 3 पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव में ध्यान दीजिएगा NO+1 होता है इसमें, यही तो डाउट्स आते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है जब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की बात करते हैं। यहाँ NO+1 में है, नाइट्रोसो इसको नहीं बोलेंगे, नाइट्रोसिल बोलेंगे इस कंपाउंड को, इस लिगेंड को। ये +1 में है, तो फिर Fe किस में होगा? वो +2 में होगा। और ये जो प्लस है, इसके लिए काउंटर जो कैटाइन आने वाले हैं, सॉरी -2, ये थोड़ा गलत हो गया हमारा, अंदर माइनस ज्यादा है ना, अंदर माइनस ज्यादा है, तो यहां पर क्या रहेगा? -2। और ये एक नेगेटिव जो कॉम्प्लेक्स बन गया, क्योंकि इसमें 3 तो प्लस हैं और 5 माइनस है, तो 2 माइनस एक्स्ट्रा बच गए, तो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। और इस नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के साथ काउंटर जो पॉजिटिव आइन होंगे, वो काउंटर पॉजिटिव आइन क्या होंगे वो देखिए, काउंटर पॉजिटिव आइन आने वाले हैं यहाँ सोडियम। तो ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला है, Na2FeCN का होल 5 एंड NO, जहां NO+1 कंडीशन में मिलेगा आपको, ठीक है, और Fe+2 कंडीशन में मिलने वाला है। अब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्यों फेमस है? फॉर्मूला देख लीजिएगा, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है जिसमें Fe+2 में, NO+1 में और 5 साइनाइड लिगेंड्स। अगर आपके सॉल्यूशन में कहीं भी सल्फाइड प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है? सल्फाइड। सल्फाइड के डिटेक्शन का ये टेस्ट है, सल्फाइड आइंस के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट है ये। अगर आपके सॉल्यूशन में S-2 आइन है, तो ये क्या होगा? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जब इस सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करने वाला है? सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करने वाला है, तो रिएक्ट करके ये कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। और उस कंपाउंड में क्या होगा? ये सल्फाइड आइन इस नाइट्रोसोनियम जो लिगेंड था, उस नाइट्रोसोनियम लिगेंड के साथ ये सल्फाइड आइन जुड़ जाएंगे। उसके साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा वो कॉम्प्लेक्स? देखिए, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा FeCN का होल 5 एंड NOS। क्या हो जाएगा ये? NOS।
और NOS जो होता है ये NOS माइनस होता है। क्या होता है? ये -1 होता है। तो अब इसमें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम चार्ज की बातें करना चालू कर दें तो ये -1 है, यहाँ -5 है और ये +2 है। तो टोटल क्या हो गया? टोटल इसके ऊपर -4 आ गए और -4 आ गए तो फिर यहाँ Na4 आएगा। समझ में आ गई कहानी? और इसको हम बोलेंगे सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड, क्योंकि सल्फर भी इसके साथ कनेक्ट हो गया है। तो दिस इज नोन एज सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड, ये यहां बन गया है। सल्फाइड आयन की डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं? सल्फाइड आयन की डिटेक्शन के लिए जो सल्फाइड आयन का सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड कर दिया तो सल्फाइड है तो वो सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड बना देगा। और इन दोनों के कलर क्या है? बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो मैं इनके कलर आपको बताता हूं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है, इस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का कलर होगा वो होगा रेड। ओके, रेड कलर के सॉल्यूशन को या रेड कलर के सॉलिड को जब आप सोडियम सल्फाइड का एक्वस सॉल्यूशन है या सल्फाइड आइंस के एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो सल्फाइड इस रेड कलर के सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट कर लेंगे और जो सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड बनाएंगे, ये सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड होगा वो पर्पल कलर का होगा। तो पर्पल कलर का अगर सॉल्यूशन हमें मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपके एक्वस सॉल्यूशन में सल्फाइड आयन प्रेजेंट थे। तो नाइट्रोप्रोसाइड का जो इंपॉर्टेंट और भी कई रिएक्शंस होती हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसकी पॉसिबिलिटी है आने की, क्योंकि हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिटेटिव केमिस्ट्री जो होती है, एनालिटिक जो केमिस्ट्री होती है वो भी हमारी सिलेबस में होती है। तो वहाँ सल्फाइड के टेस्ट की बातें की जाती है। तो सल्फाइड के टेस्ट के लिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यूज होना है, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कशन किया इस कंपाउंड का। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम कुछ एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कॉपर के उनकी बात कर लेते हैं और एक मरकरी के। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं कॉपर के कंपाउंड क्यूप्रस साल्ट की बात करता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी क्यूप्रस साल्ट है तो क्यूप्रस साल्ट का मतलब है Cu+1 है। मैं इसकी बात ऑलरेडी कर भी चुका हूँ, एक बार मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ। Cu+1 जो साल्ट है उनका डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर आपने किसी भी Cu+1 का जो साल्ट है, जैसे क्यूप्रस क्लोराइड है, उस Cu+1 साल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया। अगर आपने इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया तो आपको मैंने बता दिया था कि Cu+1 आयन वाटर में अनस्टेबल होंगे, क्योंकि इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है Cu+2 में कन्वर्ट करने के लिए उसको कंपनसेट कर देता है, उसकी क्षतिपूर्ति कर देता है Cu+2 की हाइड्रेशन एनर्जी। तो Cu+1 डिस्प्रोपोर्शन शो करने वाले हैं, और जब डिस्प्रोपोर्शन यानी असमानुपातन यहां प्रदर्शित करने वाले हैं, असमानुपातन में क्या होगा? एक Cu+1 अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल करके दूसरे Cu+1 को दे देगा। ठीक है, ये रिएक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो तो एक Cu+1 के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरे Cu+1 को मिल जाएंगे, तो एक तो बन जाएगा Cu+2 जिससे जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, और दूसरे जो हैं वो Cu+1 Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं उस सॉल्यूशन के अंदर फ्लोट करते रहेंगे, तैरते रहेंगे, जिससे भूरे रंग के कण, ब्राउन रंग के जो पार्टिकल्स हैं वो नीले रंग के सॉल्यूशन के अंदर फ्लोट करते रहेंगे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्यूप्रस साल्ट आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट स्टेबल इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड कंपाउंड होते हैं क्यूप्रस साल्ट के, वो स्टेबल है, बट एक्वस सॉल्यूशन में क्यूप्रस साल्ट स्टेबल नहीं है। दूसरा, अगर आपने क्या किया, क्यूप्रिक साल्ट ले लिया, सपोज मैंने क्यूप्रिक साल्ट ले लिया CuSO4 और इसको वाटर में डिजोल्व किया, इसको वाटर में डिजोल्व किया, अब तो कोई टेंशन नहीं है, Cu+2 ही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जब ये Cu+2 है तो Cu+2 तो वाटर में स्टेबल रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हम इसमें पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर दें, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, मैं पहले भी इसका डिस्कशन कर चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत फेमस रिएक्शन है। अब क्या होगा कि Cu जब +2 में होता है तो Cu+2 में आयोडाइड के साथ कंपाउंड नहीं बना पाता। Cu अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडाइड के साथ कंपाउंड नहीं बनाता। Cu+2 का आयोडाइड अनस्टेबल होता है, तो जैसे ही एक बार जब यहाँ Cu2 बनेगा, ये Cu2 अनस्टेबल होगा
और अनस्टेबल CuI2 क्या करेगा, ये CuI2 इस CuI2 में जो Cu+2 है, ये Cu+2 आयोडाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करके इसके इलेक्ट्रॉन्स को खुद लेगा, और खुद लेगा तो Cu+2 के बजाय Cu+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन चलती रहेगी। ये तो इंटरमीडिएट है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है, Cu+2 Cu+1 में चला जाएगा और Cu+1 में Cu2I2 की फॉर्मेशन कर देगा। तो फाइनली हमें क्यूप्रस आयोडाइड मिलने वाला है। जबकि हमने स्टार्ट किससे किया था, क्यूप्रिक सल्फेट से। Cu+2 इसको अगर सॉल्यूशन में आयोडाइड साल्ट मिलने वाला हो तो आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके वो Cu+2 कहाँ चला जाता है, Cu+1 में चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको ध्यान रखनी है ये एक। दूसरा, अगर इसी कॉपर सल्फेट की रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड नहीं पोटेशियम साइनाइड से करवाऊं, CuSO4 एक्वस है, इसमें पोटेशियम साइनेट पोटेशियम साइनाइड इसमें हम ऐड कर दें, तो जो साइनाइड आयन है वो आयोडाइड की तरह ही वर्क करेंगे। इसलिए आयोडाइड को एक हैलाइड बोलते हैं। तो साइनाइड आयोडाइड की तरह बिहेव कर रहा है, एक हैलाइड की तरह बिहेव कर रहा है, बट हैलाइड नहीं है, इसलिए इनको स्यूडो हैलाइड या आभासी हैलाइड हम कहेंगे। साइनाइड रिएक्ट एज ए हैलाइड आयन बट इटसेल्फ इज नॉट ए हैलाइड आयन। ये खुद हैलाइड नहीं है बट हैलाइड की तरह काम करता है, इसलिए इसको स्यूडो हैलाइड आभासी हैलाइड हम बोलते हैं। तो अब ये भी क्या करेगा, पहले तो इसके साथ Cu+2 में है, Cu+2 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, Cu+2 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अच्छा, इसमें देखिए आप और क्या बनना था, इसके इलेक्ट्रॉन ये निकाल लेगा तो आयोडाइड का -1 गायब हो जाएगा, और -1 गायब हो जाएगा तो कुछ आयोडाइड क्या बना लेगी, आयोडीन बना लेगी। ठीक है, तो आयोडीन भी बनेगी और Cu2I2 बनेगा। सेम इसमें होगा, ये जो है पहले CuCN का होल ट्वाइस, ये एक वाइट हमें क्या मिलने वाला है, पीपीटी मिलने वाला है। अब Cu+2 आयन जो हैं, ये Cu+2 आयन, ये Cu+2 आयन साइनाइड आयन जो होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देगा। साइनाइड आयन इसको रिड्यूस करेंगे तो Cu+1 में चला जाएगा, CuCN बन जाएगा, और CuCN के साथ Cn का होल ट्वाइस साइनोजन भी बनेगा। जैसे वहां I2 बना था वैसे यहाँ Cn2 बनेगा, Cn का होल ट्वाइस बनेगा। समझ में आ गई चीज, साइनोजन बनने वाला है। ये हेलोजन है, ये साइनोजन है। या क्यूप्रस आयोडाइड बना था या क्यूप्रस साइनाइड बनेगा। अब क्यूप्रस साइनाइड क्या है, इसकी खास बात क्या है, साइनाइड एक अच्छा लिगेंड भी है। तो अगर आपने एक्सिस ऑफ KCN दिया है, क्या दिया है आपने, एक्सिस ऑफ KCN दिया है, साइनाइड आपके पास बहुत ज्यादा है, तो इन साइनाइड के साथ ये Cu+1 कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और Cu+1 उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, 4 के साथ वो रहता है। तो यहाँ देखिए Cu+1 है और साइनाइड जो है वो 4- है, तो टोटल माइनस क्या आएंगे, 3 आएंगे इसके ऊपर, तो 3 आएंगे, तो K3CuCN का होल 4 इसका एक एक्वस सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। तो वो जो CuCN का पीपीटी बना था वो एक्सिस ऑफ KCN में डिसोल्व हो जाएगा और फाइनली हमें ये कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में परेशान करेगा, वो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है। कॉपर के कंपाउंड्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही कॉपर का एक और कंपाउंड जो कॉपर सल्फेट है उसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन कर लें। जो CuSO4 है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ आइए, हमारे CuSO4 कॉपर सल्फेट का यहाँ डिस्कशन किया जा रहा है। कॉपर सल्फेट Cu+2 था, इसमें अगर मैं अमोनिया को एक्सिस में पास करता हूँ, किसको पास करता हूँ मैं, अमोनिया को। ये अमोनिया को अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन है उसमें पास करोगे तो अमोनिया, अगर आप और थोड़ा सा इसको सिंपली देखना चाहते हैं तो अगर आपने अमोनिया को इसमें पास किया तो पहले अमोनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, पहले ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉपर सल्फेट को अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो पहले तो क्या होगा, स्टार्टिंग में कॉपर अपने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में व्हाइट पीपीटी बना करके और बॉटम में आ जाएगा। तो जब आप थोड़ा बहुत अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन और ज्यादा कॉपर हाइड्रोक्साइड आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्सिस आप ले लें, क्या ले लें आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्सिस आप ले लें,
तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्सिस आप लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्सिस अगर हम लेंगे तो अब क्या होगा, ये जो अमोनिया है वो एक अच्छा लिगेंड की तरह बिहेव करेगी और CuNH3 का होल 4 ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। समझ आएगी कहानी, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स डीप ब्लू कलर का होगा, तो ब्लू कलर का ये कॉम्प्लेक्स बनता हमारे पास, ठीक है। जिसमें कॉपर सल्फेट लिया था तो सल्फेट जो है वो काउंटर एनाइन की तरह वहां पर जुड़े रहेंगे इसके साथ। ये वाला जो कंपाउंड बन रहा है इस कंपाउंड को स्विट्जर, ध्यान दीजिएगा, दिस इज नोन एज स्विट्जर रिएजेंट, इसको स्विट्जर रिएजेंट भी बोलते हैं। और स्विट्जर रिएजेंट को यूज लिया जाता है जब आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है। जब कृत्रिम सिल्क हम बनाते हैं तो वहां जो सेलुलोज होता है उस सेलुलोज को घोलने के लिए एक कंपाउंड की जरूरत पड़ती है, एक रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, वो होता है स्विट्जर रिएजेंट। इट इज यूज्ड, ये काम लिया जाता है, इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व सेलुलोज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। कृत्रिम सिल्क बनाने के दौरान सेलुलोज को घोलने के लिए हम क्या करते हैं, स्विट्जर रिएजेंट को यूज लेते हैं, जिसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट अमोनिया के एक्सिस में, क्यूप्रिक आयन जो होते हैं वो अमोनिया के एक्सिस में सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि क्यूप्रिक आयन अमोनिया के साथ क्या बना लेंगे, अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेंगे। ये बात आपको ध्यान रहनी थी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और कंपाउंड जिससे रिलेटेड इस टाइप की एक रिएक्शन है तो बहुत परेशान करती है, मैं उसका जिक्र थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। वो सिल्वर का एक कंपाउंड है और सिल्वर का एक कंपाउंड जिसको आप जानते हो वो है सिल्वर नाइट्रेट, ओके। सिल्वर नाइट्रेट वाटर सोल्यूबल होता है, सिल्वर के सारे कंपाउंड वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, केवल सिल्वर का नाइट्रेट वाटर सोल्यूबल होता है। अगर मैं इस सिल्वर नाइट्रेट में क्या ऐड कर दूं, इस सिल्वर नाइट्रेट में मैं NaCl ऐड कर दूं तो क्लोराइड Ag के साथ मिलेंगे तो AgCl बनेगा, और AgCl वाटर इनसोल्यूबल होता है, व्हाइट PPT हो गया। तो अगर आपको ये कंफर्म करना हो कि गिवन सॉल्यूशन में सिल्वर आयन है या नहीं है, तो सिल्वर आयन को कंफर्म करने का टेस्ट हो गया। सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है, ओके। तो किसी कलरलेस सॉल्यूशन में, कलरलेस एक्वा सॉल्यूशन में सिल्वर आयन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना हो, उसको अगर आपको कंफर्म करना हो तो आप उसमें थोड़ा सा NaCl डाल दीजिए। NaCl डालते अगर व्हाइट PPT आ रही है तो वो AgCl है, तो इसका मतलब वहां सिल्वर आयन प्रेजेंट थे। अगर आप वहां NaCl नहीं डाल पाते हो तो आप NaBr ऐड कर दीजिए, सोडियम ब्रोमाइड ऐड कर दीजिए। सोडियम ब्रोमाइड ऐड करोगे तो AgBr बनेगा, AgBr भी वाटर, सिल्वर के सारे साल्ट इनसोल्यूबल है। और ये जो AgBr है ये लाइट येलो कलर का है, तो लाइट येलो कलर का आपको अगर PPT मिल रहा है इसका मतलब वहां सिल्वर थे, सॉल्यूशन में सिल्वर थे। अगर आपने ब्रोमाइड साल्ट डाला और लाइट येलो कलर आ गया इसका मतलब वहां सिल्वर था। और अगर आपने उसमें NaI सोडियम आयोडाइड ऐड किया तो फिर वो सिल्वर आयोडाइड बनेगा। सिल्वर आयोडाइड भी वाटर इनसोल्यूबल है, ये भी आ जाएगा। और ये येलो का, डार्क येलो कलर का है। अब यहां जो क्लोराइड था वो तो कलरलेस है, और ब्रोमाइड और आयोडाइड कलरफुल क्यों होंगे, तो इसका रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। AgBr और AgI ये जो दोनों कंपाउंड हैं इनमें कोवलेंट करैक्टर है। कौन से करैक्टर है, कोवलेंट, क्योंकि सिल्वर आयन क्या करता है, इनको पोलराइज कर लेता है। ब्रोमाइड और आयोडाइड जो थे, ब्रोमाइड और आयोडाइड की साइज ज्यादा होने से सिल्वर उनको इजीली पोलराइज करता है, तो इसमें मोर कोवलेंट करैक्टर है। वैसे तो कोवलेंट करैक्टर उसमें भी है, AgCl में भी, लेकिन यहाँ ज्यादा है, या मोर कोवलेंट करैक्टर है, और कोवलेंट करैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ सिल्वर ज्यादा पोलराइज कर पा रहा है, और जितना ज्यादा पोलराइज कर पाता है कोई कैटाइन उसमें उतना ही डीप कलर आ जाता है। तो AgBr और AgI का जो डीप कलर है उसमें भी AgI का ज्यादा डीप है, ज्यादा इंटेंस कलर है, क्योंकि यहां पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है। अब मैंने ये क्यों बताया उसका रीजन देखिए आप। AgCl, AgBr और AgI हमारे पास है कंपाउंड्स। अब AgCl में आयोनिक करैक्टर ज्यादा है तो यहां आपको Ag+ मिल जाएगा। यहां तो कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है, यहां आयोनिक करैक्टर डोमिनेंट है, और यहां अगर आयोनिक डोमिनेंट है तो Ag+ होगा, और Ag+ है तो एक्सिस ऑफ अमोनिया यहां पास करें हम, एक्सिस ऑफ अमोनिया यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो आप, अमोनिया बोल रहा हूं मैं, तो एक्वा सॉल्यूशन में तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है।
एक्सिस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं तो ये सिल्वर आयन इस अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, क्योंकि ये आयनिक है, आयनिक है तो सिल्वर अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, डाईएमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये वाटर सोल्यूबल होगा। तो वो जो व्हाइट पीपीटी होता है वो एक्सिस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल हो तो समझ लीजिए वो AgCl है। AgCl जो होता है उसमें आयनिक कैरेक्टर डोमिनेंट होने से Ag+ आयंस होते हैं जो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl इज सोल्यूबल इन एक्सिस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। AgBr में देखिए आप, AgBr में अगर आपने एक्सिस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो क्या होगा, अगर आपने यहाँ एक्सिस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है तो देखिएगा आप यहाँ थोड़े से कोवलेंट कैरेक्टर आ गए, और कोवलेंट कैरेक्टर आ गए तो फिर ये कॉम्प्लेक्स बनना नहीं पाएगा, तो ये केवल थोड़ा बहुत डिसोल्व हो पाता है। पार्शियल सोल्यूबल इन, वो कंप्लीट सोल्यूबल है, ये पार्शियल सोल्यूबल इन एक्सिस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें कौन से कैरेक्टर आ गए हैं, इसमें थोड़े से कोवलेंट कैरेक्टर आ गए, कोवलेंट कैरेक्टर आ गया तो Ag+ आयंस जो है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है, और Ag+ आयन नहीं है तो फिर कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और ऐसे ही फाइनली अगर आप AgI के पास जाते हैं तो इसमें तो बहुत ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है, और अगर बहुत ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है इसमें आप एक्सिस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो तो एक्सिस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में ये बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहां तो सिल्वर आयन की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो सिल्वर की जो तीनों हैलाइड है, इन तीनों हैलाइड में एक बड़ा डिफरेंस, और ये यूज लिया जाता है किसके लिए, ये यूज लिया जाता है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन के टेस्ट के लिए। अगर आपके पास जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये सपोज हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने जो एक्वा सॉल्यूशन लिया है उसमें क्लोराइड है, इस क्लोराइड है, इसको कैसे कंफर्म करोगे, तो उसके आप सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करते हैं। पहले इसमें क्या डालेंगे, आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो यहाँ किसकी पीपीटी आ जाएगी, यहाँ जो पीपीटी आएगी वो आएगी AgCl की। क्लोराइड है तो AgCl के फॉर्म में प्रिसिपिटेट हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा अगर क्लोराइड है तो। और कंफर्म करने के लिए दोबारा इसमें क्या ऐड करेंगे, एक्सिस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और एक्सिस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, एक्सिस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये रीडिसॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये रीडिसॉल्व भी हो गया, पीपीटी भी बन गया, रीडिसॉल्व हो गया तो क्लोराइड है। अगर यहां पर क्लोराइड नहीं ब्रोमाइड आयंस होते तो क्या होता, ब्रोमाइड आयन होते तो AgBr की पीपीटी बनती, कोई दिक्कत नहीं है। बट AgBr एक्सिस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में रीडिसॉल्व नहीं होता, पार्शियल डिसॉल्व होता। और अगर यहाँ आयोडाइड आयंस होते तो आयोडाइड आयंस के प्रेजेंस में यहाँ सिल्वर आयोडाइड बनता, जो बिल्कुल भी रीडिसॉल्व नहीं होता, कंप्लीटली इंसोल्यूबल होता है एक्सिस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, बिकॉज बोथ आर कोवलेंट। यहाँ कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे। तो ये आपके कहाँ आने वाली है, ये आपकी जब एनालिटिक केमिस्ट्री की बातें करेंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयनों के टेस्ट की बातें करेंगे तो वहां ये रिएक्शंस परेशान करती है। क्लियर कर दिया मैंने। अब हम कुछ बातें करते हैं, लास्ट जो थोड़ा सा बचा है वो है मरकरी की दो कंपाउंड है। मरकरी की उन दो कंपाउंड्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मरकरी के वो दोनों कंपाउंड कौन से हैं वो देखिए। एक कंपाउंड हमारे पास है Hg2Cl2 और एक कंपाउंड है HgCl2। सीधे क्वेश्चंस आते हैं इसके, हर एक क्वेश्चन को, हर एक के बाद जो भी इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। Hg2Cl2 जो होता है ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, क्योंकि यहां Hg+1 में है, ओके। और यहां पर जो Hg है वो +2 में है, और Hg+2 में है तो ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है। तो दो क्लोराइड मरकरी ने बना लिए, एक मर्क्यूरस क्लोराइड और एक मर्क्यूरिक क्लोराइड है। ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड है, इस मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमल, क्या बोलते हैं इसको, कैलोमल। सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलोमल। और जो मर्क्यूरिक क्लोराइड है इसको हम बोलते हैं कोरोसिव सब्लिमेट, क्योंकि इसकी कोरोसिव नेचर है, ठीक है ना। ये बहुत फेमस है, सीधा क्वेश्चन आया हुआ इसका एक बार जेई में। ये
बहुत अच्छा कोरोसिव सब्लिमेट है, क्योंकि इसमें ये किसी भी मेटल के कांटेक्ट में आता है तो उस मेटल को क्या कर देता है, उस मेटल में कोरिजन जनरेट कर देता है, इसलिए इसको कोरोसिव और सब्लिमेट, सब्लिमेट का मतलब हीटिंग करते हैं तो ये डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कोरोसिव सब्लिमेट कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कैलोमल बोलते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, ये जो है Hg2Cl2, ये Hg2Cl2 नॉन पॉइजनस नेचर का होता है। कैसा होता है ये नॉन पॉइजनस नेचर का होता है, यानी ये जहरीला नहीं है, विषैला नहीं है। लेकिन जब आप HgCl2 की बात करते हो तो HgCl2 ये पॉइजनस है। ये कैसा होता है, ये पॉइजनस नेचर का होता है। दोनों में डिफरेंस देखते चलिए, वो नॉन पॉइजनस था, ये पॉइजनस है। ये वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल है, ये जो Hg2Cl2 है ये स्लाइटली या स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में ये बहुत कम डिजोल्व होता है। लेकिन जब आप इसकी बात करते हो, HgCl2 की बात करते हो, तो ये हाईली सोल्यूबल, ये ज़्यादा सोल्यूबल है, तो ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में बहुत ज़्यादा, इन हॉट वाटर, खैर कोल्ड वाटर में तो ये भी डिजोल्व नहीं होता, हॉट वाटर में वो बहुत ज़्यादा डिजोल्व हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस आप यहाँ देख रहे हो, किसमें, HgCl2 में और Hg2Cl2 में। Hg2Cl2 का यूज देखिए, यूज में से सीधा क्वेश्चन आता है। Hg2Cl2 और कैलोमल इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन मेडिसिन्स। प्रिजर्वेटिव मेडिसिन्स वो होती हैं जो कि पेट को साफ करने के लिए दी जाती है। अगर कहीं भी आपके इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है या पाचन क्रिया, आपकी डाइजेशन प्रोसेस सही नहीं है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए जो मेडिसिन्स दी जाती है वो प्रिजर्वेटिव मेडिसिन्स होती है, और उसके लिए यूज लिया जाता है Hg2Cl2 को। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन, ये खूब आता है, ठीक है। और Hg2Cl2 को किसके लिए यूज लिया जाता है, Hg2Cl2 जो है ये पॉइजनस है, और पॉइजनस है तो ये फिर इंसेक्टिसाइड और एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज लिया जा सकता है। तो एक तो ये इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज ले सकते हो। दूसरा जो इसका बहुत ज़्यादा रोल है वो है वुड प्रिजर्वेटिव, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी वुड के साथ हम इसको वुड के चारों ओर इसका लेप कर देंगे, कोटिंग कर देंगे, या उसमें मिक्स कर देंगे इसको थोड़ा बहुत, तो ये पॉइजनस है, तो जो माइक्रोब्स हैं वो उसके ऊपर अटैक करेंगे तो वो वैसे मर जाएंगे, तो ये लंबे समय तक प्रिजर्व रह जाएगी। तो ये वुड प्रिजर्वेटिव है। पॉइजनस नेचर का होने के कारण इसको वुड को प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखने के लिए किसी लकड़ी को, उसके लिए हम इसको यूज ले सकते हैं, किसको, HgCl2 को। ये तो वो बातें मैंने आपको बताई है जो फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स सीधे ही आ जाते हैं कई बार, तो हम वहां ज्यादा कंफ्यूजन हमारे को नहीं हो उसके लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। दूसरा भी इसके कुछ केमिकल रिएक्शन है, बहुत ही फेमस रिएक्शन वो है अमोनिया के साथ। Hg2 जो Cl2 है, इसको अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ या अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, देखिए Hg2Cl2 में Hg+1 नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पर कौन है, Hg2+2। मर्क्यूरस आइन जो होते हैं वो मर्क्यूरस आइन डाइमराइज होकर के रहते हैं हमेशा। Hg+1 क्या होता है, ये यहां से भी एक बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो मैं इसको तो थोड़ा सा आपको बता ही दूं। Hg जो +1 होता है, इस Hg+1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिएगा। Hg+1 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन आपका आने वाला है 6s1। क्या आने वाला है, 6s1, यानी इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि Hg+1 के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, तो क्या करते हैं, 2 Hg+1, ये दूसरे वाला Hg+1 उसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाते हैं दोनों Hg। अब ये Hg+2 हो गया।
Hg+2 में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायामैग्नेटिक है। क्या है? डायामैग्नेटिक। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि Hg+1 है, +1 है तो 6s1 है, 6s1 है तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम उसे पैरामैग्नेटिक करके आ जाते हैं। जबकि है क्या, ये एक डायामैग्नेटिक कंपाउंड है। तो Hg2Cl2 में Hg2+2 होता है, जिसके साथ 2 Cl जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ये कोवलेंट कंपाउंड है एक प्रकार से। तो यहां क्या होगा, Hg दोनों बॉन्डेड थे, और 2 जो Cl थे उसमें से एक Cl रहेगा और एक Cl की जगह कौन हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो Hg एक तरफ Cl आ जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, NH2 आ जाएगा, जो थोड़ी देर बाद में डिसोशिएट हो जाएगा। और डिसोशिएट होकर क्या होगा, एक Hg तो अलग हो जाएगा बीच में से, और बाकी का जो दूसरा Hg है उस Hg के साथ एक NH2 जुड़ा रहेगा और एक क्या रहेगा, Cl जुड़ा हुआ रहेगा। एक तरफ NH2 और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, Cl। ये जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है, और ये वाला जो Hg होता है ये ब्लैक कलर होता है, और ब्लैक और व्हाइट का जो मिक्सचर होता है वो भी क्या होता है, ब्लैक ही होता है। तो इस तरीके से हमारी को ब्लैक पीपीटी मिलने वाला है। जब आप Hg2Cl2 की रिएक्शन करवाते हो एक्सिस ऑफ अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें जो ब्लैक पीपीटी मिलने वाला वो किसके कारण मिलने वाला है, पूरा आपने यहां देख लिया। अगर मैं Hg2Cl2 नहीं HgCl2 लेता और फिर उसकी रिएक्शन करवाता, यहां पर अगर हम HgCl2 की रिएक्शन करवाते NH4OH के साथ, क्या सिमिलरिटी है क्या डिसिमिलरिटी है, दोनों पता होनी चाहिए आपको। इसके साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो Hg के साथ जो 2 Cl थी उसमें से एक Cl NH2 से रिप्लेस हो जाएगी। बस एक सिंपल सी रिएक्शन होगी, 2 Cl में से एक Cl ही रिप्लेस हो पाएगी और यही बनेगा, Hg नहीं बनेगा। और ये जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है। तो एक्सिस ऑफ अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ HgCl2 व्हाइट पीपीटी देता है, Hg2Cl2 ब्लैक देता है, क्योंकि उसमें Hg भी बनता था साथ में, तो वो डोमिनेट कर जाता था। तो ये दोनों में एक बड़ा डिफरेंस हो गया कि कोरोसिव सब्लिमेट क्या दे रहा था और कैलोमल क्या कर रहा है, दोनों की इसके साथ जो रिएक्शन होती है उसमें क्या डिफरेंस है। एक और जो बहुत ही फेमस रिएक्शन है HgCl2 की, वो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। जब आप HgCl2 की रिएक्शन आयोडाइड साल्ट के साथ करवाते हो, तो आयोडाइड साल्ट के साथ करवाते हो तो क्लोराइड आयोडाइड से रिप्लेस हो जाएंगे और HgI2 बन जाएगा। जैसे ही HgI2 बनेगा, एक्सिस ऑफ Ke आपने इसमें ऐड कर रखा है, तो Ke ऐड करा है तो आयोडाइड यहाँ एज ए लिगेंड वर्क करेंगे और कॉम्प्लेक्स बनवा देंगे, जिसमें Hg के साथ 4 आयोडाइड एज ए लिगेंड बॉन्ड बना लेंगे। तब यहाँ Hg+2 है और 4 आयोडाइड पर 4 माइनस होगा, तो टोटल -2 आ जाएगा, और -2 आ जाएगा तो उसके लिए 2 पोटेशियम हो जाएंगे, तो K2HgI4 बन जाएगा। और ये जो K2HgI4 है, इस K2HgI4 को नेस्लर्स रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, ये नेस्लर्स रिएजेंट है। तो क्या होता है जब HgCl2 या HgI2 के सॉल्यूशन में Ki को ऐड कर देते हैं, तो अगर आपने Ki को ऐड कर दिया तो नेस्लर रिएजेंट बनेगा, और नेस्लर रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया के टेस्ट के लिए यूज होता है, NH3 का टेस्ट करते हैं इसमें। जब आप अमोनिया को जो है, अमोनिया गैस को नेस्लर रिएजेंट के सॉल्यूशन में से पास करते हैं, तो नेस्लर रिएजेंट का जो सॉल्यूशन वो ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। और वो जो ब्राउनिश होता है, उस ब्राउनिश होने का रीजन मिलन्स आयोडाइड बेस बनना है। मिलन्स आयोडाइड बेस की जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप की, अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो मानते हैं। तो जब वहाँ कन्फ्यूजन है, 2-3 टाइप की स्ट्रक्चर्स उसकी मानी गई है, तो हम उसकी यहाँ बात नहीं करेंगे। आप आता भी नहीं है कभी, इतना सा पूछा जाता है कि नेस्लर रिएजेंट जो वो किसके लिए यूज होता है, तो नेस्लर रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ अमोनिया। व्हेन वी पास अमोनिया फ्रॉम द नेस्लर रिएजेंट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन बिकम्स ब्राउनिश कलर का हो जाता है वो। तो एक ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये सीधी रिएक्शन ये नीट में एक बार पूछी भी जा चुकी है डायरेक्ट, ओके। और फाइनली अगर आप मर्क्यूरस क्लोराइड जो HgCl2 है, इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा बेसिक कर देते हो, तो बेसिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ये अपनी ऑक्साइड के फॉर्म में पीपीटी बना लेगा, ठीक है। HgO जो है उसकी पीपीटी बनेगी, बाकी NaCl+H2 ये सब चलता रहेगा इसमें, ठीक है।
तो यहाँ क्या हो रहा है, HGO की पीपीटी हमारे पास आ रही है। किसकी पीपीटी हमारे पास आ रही है? HGO की पीपीटी आ रही है। और ये जो HGO की पीपीटी है वो येलो है, तो ये कलर इंपॉर्टेंट है इसमें। MCQ में कई बार स्टेटमेंट होते हैं, तो स्टेटमेंट में ये ध्यान रखना है कि NaOH या Na2CO3 जो बेसिक कंपाउंड्स हैं उनके साथ ये रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड बनाता है जो कि येलो कलर का होता है, और उसके फॉर्म में ये प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब एक छोटी सी प्रोसेस हो रह गई, तो हम एक लेक्चर में, जब भी हमें आगे टाइम मिलेगा, एक लेक्चर में हम बात करेंगे फोटोग्राफी प्रोसेस की। वैसे फोटोग्राफी प्रोसेस भी हमारे सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन कई जगह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी 2-3 बार आप उसके नाम को देखते हो, और डी ब्लॉक में भी आपको कहीं एक बार नाम मिल जाएगा, सेलोनाइट्रेट या फिर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशंस, वो फोटोग्राफी में यूज होते हैं। तो एक बार पूरी फोटोग्राफी प्रोसेस को भी हम एक छोटे से लेक्चर्स के थ्रू, 10-15 मिनट का प्रोसेस होगा, तो उसके थ्रू हम उसको कंप्लीट करेंगे। बाकी आपका डी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से बातें करना स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। Thanks a lot for watching this video.